हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली मैंने आप लोगों को अपनी बाइक के बारे में बताया था। जब मैंने बाइक को परचेज़ किए हुए अभी जैसे लगभग मेरे को साल भर से ज़्यादा टाइम हो गया है। बाइक को मैं 10,000 प्लस किलोमीटर चला भी चुका हूं। तो आज इस वीडियो में हम इस बाइक के ओनरशिप रिव्यू की बात करने वाले हैं कि भाई मैंने इस बाइक को क्यों परचेज़ किया था और परचेज़ करने के बाद मैं कितना खुश हूँ या कितना खुश नहीं हूँ, बाइक के अंदर क्या क्या समस्याएँ आई हैं और एक्चुअल में ये बाइक की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसी है या नहीं है, और ये बाइक किसी दूसरे को परचेज़ करने का मैं सजेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप ये बाइक परचेज़ करने का प्लान कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर अगर आप ये बाइक परचेज़ करोगे तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस बाइक को लेके। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक्चुअल में ये वाली बाइक परचेज़ क्यों की थी। जब ये बाइक मैंने परचेज़ की थी तो राजस्थान जिस स्टेट के अंदर मैं रहता हूँ वहाँ की फ़र्स्ट बाइक थी, मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी मैंने इस बाइक की ली थी। और ये बाइक परचेज़ करने का मेरा रीज़न ये रहा था कि जो ट्रायम्फ है काफ़ी जाना माना ब्रांड है, आप सभी लोगों को भी पता होगा। और स्पीड 400 या फिर इसका जो दूसरा वाला 400 सीसी के अंदर जो दूसरी बाइक आई थी वो इससे थोड़ा बाद में आई थी, ये वाली पहले आई थी। तो इस सेगमेंट के अंदर ये इस ब्रांड की पहली बाइक थी और जो ब्रांड है, ब्रांड के ऊपर इतना मुझे भरोसा था कि हाँ अगर ये लोग लॉन्च कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही लॉन्च करेंगे। और मुझे इस सेगमेंट की बाइक इसलिए चाहिए थी क्योंकि मैं थोड़ा कभी कभी लंबी राइड वगैरह करता हूँ, तो उसके लिए इससे पहले जो मेरे पास बाइक थी R15, तो उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता था लंबी राइड करते टाइम। तो ये बाइक परचेज़ करने का मेन रीज़न ये था कि लंबी राइड पे मैं परेशान ना हूँ और बाइक के इंजन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। 400 सीसी का इंजन है, तो 400 सीसी का इंजन अगर मैं 100-110 की स्पीड पे क्रूज़ करूँ तो आराम से चल सके। बाइक के ऊपर मुझे खुद को ऐसा फील ना हो कि भाई बाइक बहुत ज़्यादा लोड ले रही है या फिर लंबी राइड के कारण मेरी खुद की बॉडी पेन करने लग जाए या फिर इस प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, उसके कारण मैंने बाइक परचेज़ की थी। तो ये तो था मेरा बाइक को परचेज़ करने का रीज़न। अब शुरू में ही मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैं इस बाइक को परचेज़ करने के बाद खुश हूँ या नहीं हूँ, इस बाइक से मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। जब मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था उस टाइम पे ये बाइक मेरे को लगभग 2,90,000 रुपये के आसपास ऑन रोड पड़ी थी। अगर आप अभी स्पीड 400 परचेज़ करने जाते हो तो शायद आपको 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा की ऑन रोड ये बाइक पड़ने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसके अंदर कुछ चेंजमेंट भी कर दिए गए हैं और प्राइस को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो ये बाइक को लेने के बाद राइड्स वगैरह में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने बाइक को राइड किया है एक बिना रुके, मतलब नॉन स्टॉप। मैं इस बाइक को एक बार 300 किलोमीटर तक भी लेके गया हूँ। 300 किलोमीटर के अंदर मैंने कोई स्टॉप नहीं लिया था, तो उस टाइम पे भी बाइक ने मुझे परेशान नहीं किया। मतलब बॉडी पेन वगैरह जैसी समस्या या फिर बाइक के इंजन के ऊपर स्ट्रेस जैसा ऐसी कोई भी चीज़ मुझे कभी फील नहीं हुई, क्योंकि एक 400 सीसी की बाइक है। 100-110 की स्पीड पे क्रूज करूंगा तो आराम से चलेगी बाइक, उस चीज़ के अंदर अपने को समस्या नहीं होती है। लेकिन साथ ही साथ ये बता देना चाहता हूं मैं आपको कि अभी तो क्या है, सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, अभी तो राइड करने में मज़ा आएगा, क्योंकि जो इंजन है, इंजन काफ़ी ज़्यादा हीट करता है और जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट भी बिल्कुल फ्रंट साइड से है। तो जैसे अपने पैर रखे रहते हैं तो इसकी जो हीट रहती है वो डायरेक्ट अपने पैरों को टच करती है। मतलब अगर अपन बिना बूट्स वगैरह पहने इस बाइक को चलाएंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फील होगी आपको कि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है बाइक। तो उस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखना, बूट वगैरह पहन के ही बाइक चलाना। या फिर अगर पैरों के अंदर, आपकी स्किन के अंदर थोड़ी बहुत ऐसी सेंसिटिव स्किन है कि बहुत ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर सकती है, तो आप डेफिनेटली इस बाइक को परचेज़ ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट होती है और हीट डेफिनेटली अपनी बॉडी पे फील होती है अपने को। उसके अलावा अभी मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस बाइक के अंदर मुझे क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ी है आज तक। जब मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था तो जो अपने पुराने व्यूवर्स हैं उन लोगों को पता होगा कि परचेज़ करने के सेकंड डे, आई थिंक से सेकंड डे ही बाइक बंद पड़ गई थी बीच चौराहे पे। मैं कहीं पे जा रहा था और वहाँ पे बीच चौराहे पे बाइक बंद पड़ गई थी। तो उसका रीज़न ये रहा था कि इसका जो फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। मुझे इसके अंदर 2 बार शो कर रहा था पेट्रोल की और बाइक चलते चलते बंद हो गई थी। मतलब इसका पेट्रोल ख़त्म हो चुका था या फिर किस तरीके से फ्यूल पंप इसका काम नहीं कर रहा था। जस्ट 2 दिन के अंदर ये समस्या फेस करनी पड़ी थी मेरे को। उसके बाद सर्विस सेंटर पे गया मैं और उनको प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो उन लोगों ने उसका फ्यूल पंप वगैरह चेंज किया। उसके बाद वो वाली समस्या मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन उसके अलावा और भी एक समस्या है जो अभी फ़िलहाल मैं फेस कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने इस बाइक की सेकंड सर्विस करवाई थी। सेकंड सर्विस के टाइम पे मैंने सर्विस सेंटर पे ये चीज़ बोली थी कि हाँ भाई मुझे ये समस्या ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। और वो समस्या क्या है वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। अभी बाइक को मैंने न्यूट्रल कर दिया है, अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट मैंने बाइक को कर दिया है
एक बार यहाँ आना, इस साइड में आ, एग्जॉस्ट के पास में दिखा एक बार। तो इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से से मुझे थोड़ा सा क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है। और जैसा मैंने सर्विस सेंटर पे बताया था तो उन लोगों ने मेरे को बोला, जैसे हल्का सा साउंड शायद आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा। जैसे मैंने ये इशू बताया था सर्विस सेंटर पे, तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि हो सकता है टाइमिंग चेन का इशू हो, लेकिन सिर्फ 10,000 किलोमीटर के ऊपर ट्रायम्फ जैसे ब्रांड की बाइक का टाइमिंग चेन इशू आ जाता है। और आप परमानेंट देखते रहे होगे, मैं इस बाइक की काफ़ी बार वीडियोस वगैरह लेके आता था। मेंटेन करने में मैंने कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी बाइक में। इसका जो रेगुलर चेकअप वगैरह होते थे उसको वो भी करवाया है मैंने, टाइम पे सर्विस भी करवाई है बाइक की मैंने। तो मेरी तरफ से मैंने आई थिंक से कोई भी ऐसी गलती नहीं की है जिसके कारण से बाइक के इंजन में कोई इशू आ जाए। लेकिन अगर टाइमिंग चेन का इशू होता है तो डेफिनेटली इंजन हेड खुलेगा, और इंजन खुलने का मतलब क्या बनता है यार, 10,000 किलोमीटर के ऊपर कौन इंजन खुलवाएगा। लेकिन हो सकता है वो टाइमिंग चेन का इशू ना हो, क्योंकि एक दो ओनर से और मैंने पूछा है, बातचीत हुई है मेरी, और एक ओनर ने मेरे को ये चीज़ बताई कि इसका जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण से ये साउंड होता है। और ट्रायम्फ ब्रांड के द्वारा उनका बाइक का जो एग्जॉस्ट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दिया था। उसके बाद उनको वो समस्या फेस नहीं करनी पड़ रही है। तो एक बार मैं वापस से सर्विस सेंटर जाऊँगा और उनसे ये चीज़ की बात करूँगा कि अगर एग्जॉस्ट का इशू है तो मेरी बाइक का एग्जॉस्ट भी चेंज करके दें। अदरवाइज़ टाइमिंग चेन का इशू है तो डेफिनेटली 10,000 किलोमीटर के अंदर बाइक को इंजन को खुलवाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो फिर इस ब्रांड के ऊपर किस तरीके से हम भरोसा कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको इन फ्यूचर अपडेट करूंगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक्चुअल में इशू है बाइक के अंदर, मतलब है। एक दो मेरे साथ वाले या फिर मेरे दोस्त मान लो जो थोड़ा मैकेनिक वगैरह का भी काम करते हैं, उन लोगों ने जैसे मेरी बाइक को चलाया तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार ये थोड़ा ऐसे इशू कैसे आ रहा है इसके अंदर, मतलब कुछ इशू आ रहा है बाइक के अंदर। हो सकता है टाइमिंग चेन का इशू हो, या फिर हो सकता है भाई तुम जैसे एग्जॉस्ट का बोल रहे हो वो इशू हो। तो इस प्रकार का इशू अगर ऐसे ब्रांड की बाइक में आता है सिर्फ 10,000 किलोमीटर के ऊपर, तो भाई ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था और एक्सेप्टेबल भी डेफिनेटली नहीं है ये। तो इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन देता है ब्रांड मुझे, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले भाई अगर आप लोग परचेज़ करने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली ऐसा इशू फेस करना पड़ सकता है आपको भी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहने वाला कि भाई बाइक के अंदर कोई भी इशू नहीं है। हीटिंग का इशू है बाइक के अंदर, उसके अलावा ये वाला जो इशू आया है वो है। साथ ही साथ मुझे फ्यूल पंप का इशू भी स्टार्टिंग में मिला था जो कि मुझे अब नहीं मिल रहा है। अब बाइक की और चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो इसका जो लुक वगैरह है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी के अंदर भी मेरे को कोई समस्या ऐसी फेस नहीं करनी पड़ी है कि भाई बिल्ड क्वालिटी के अंदर अभी 15-16 महीने मेरे को बाइक परचेज़ किए हुए हो गए हैं, किसी भी पार्ट को लेके ऐसी कोई समस्या नहीं है कि उस पार्ट को कंपनी को सुधारना चाहिए या फिर ऐसा कुछ भी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा ब्रांड को, वो चीज़ ये है कि इसके जो ये पीछे वाले जो इंडिकेटर हैं ये काफ़ी ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, जिस कारण से जैसे हम कहीं बाइक को पार्क कर देते हैं, कहीं पे बाइक को खड़ा कर देते हैं, तो इधर से उधर आने जाने वालों में ये वाला तो फिर भी बाइक उस साइड में झुकी हुई रहती है तो ये वाला तो फिर भी बच जाता है। लेकिन ये वाला इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा बाहर रहता है जिसके कारण से कोई भी आते जाते ऐसे उलझ जाता है और उसके कारण इंडिकेटर लूज़ हो जाता है, जैसा मेरी बाइक का भी इंडिकेटर लूज़ हो गया है। और साथ ही साथ कई बार कोई बैठता है तो उस टाइम भी वापस उतरते टाइम इंडिकेटर वगैरह के अंदर पैर लग जाते हैं। तो इसका थोड़ा एक ऐसा सॉल्यूशन किया जाए कि ये इंडिकेटर इतने ज़्यादा बाहर ना रहें तो ज़्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि वरना ये टूटेंगे और टूटेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर के ऊपर बोझ बनेंगे। अब फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मैं बाइक को परचेज़ करने के बाद सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ। तो भाई मैं बाइक को परचेज़ करने के बाद डेफिनेटली सेटिस्फाइड हूँ। कुछ छोटी मोटी समस्याएं बाइक के अंदर हुई है जिसका सॉल्यूशन भी अभी तक मुझे ब्रांड ने दिया है, और ये जो इंजन वाला इशू है इसका सॉल्यूशन भी अगर ब्रांड मुझे अच्छे खासे तरीके से दे दे तो ज़्यादा बेटर होने वाला है मेरे लिए। और ओवरऑल बाइक की पावर वगैरह इस चीज़ से मेरे को कोई भी इशू नहीं है। बाइक का जो माइलेज है, माइलेज भी काफ़ी ठीक ठाक है। अगर हाईवे पर अपन सही स्पीड में क्रूज़ करते हैं, 100-110 के आसपास क्रूज़ करते हैं, तो आपको डेफिनेटली 30 किलोमीटर पर लीटर तक का बाइक माइलेज दे देगी। ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे बाइक को तो आपको 25, 26, 27 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिलेगा। अगर सिटी के अंदर अपन चलाते हैं तो भी अपने को 27 तक का ही माइलेज मिलने वाला है। तो माइलेज ठीक है, एक 400 सीसी की बाइक आपको 25-30 का माइलेज ही डेफिनेटली देने वाली है। और स्पीड कितनी पे आप क्रूज़ कर सकते हैं, जब आप बाइक को लॉन्ग राइड पे लेके जाते हैं तो आप डेफिनेटली 100-110 पर क्रूज़ आराम से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 130-140 तक क्रूज़ करें तो आप डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिंगल सिलेंडर इंजन है, 400 सीसी है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिंगल सिलेंडर इंजन है तो बहुत ज़्यादा स्पीड पर क्रूज़ करोगे तो डेफिनेटली इंजन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो चीज़ डेफिनेटली अपने को फील होने वाली है। अब आप लोगों को ये बाइक परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में भी मैं आपसे बता देता हूँ कि अगर आप लॉन्ग राइड करने का शौक़ रखते हैं
हर महीने आपकी कोई 400, 500, 600 किलोमीटर तक की आप लॉन्ग राइड करते हैं तो आप ये बाइक परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिटी वगैरह राइड के लिए डेफिनेटली मैं इस बाइक को सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि आप मोस्टली हमेशा सिटी के अंदर घूमते हैं तो ये बाइक परचेज़ करने का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को नहीं होने वाला है, क्योंकि इंजन हीटिंग का जो इशू है वो सिटी के अंदर ज़्यादा होता है। जितना शॉर्ट राइड होती है उतना ही इंजन ज़्यादा हीट करता है, तो वो चीज़ आप लोगों को शायद परेशान कर सकती है। तो सिटी राइड वगैरह के लिए परचेज़ ना करें। अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह करते हैं और आपको एक अच्छी दिखने वाली, अच्छी पावरफुल मशीन चाहिए तो आप डेफिनेटली इस बाइक को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस बाइक को परचेज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और इस बाइक को अभी अपग्रेड करने का मेरा कोई भी विचार नहीं है। तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी अगर आप ये बाइक परचेज़ करने का इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो। अगर भाई वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने भाई की वीडियो को लाइक कर देना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।